हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट 2023 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर। इसके पहले हम 3 पार्ट्स में 60 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सेलेक्ट करनी है। तो हम ऑप्शन नहीं पढ़ते, टाइम वेस्ट होगा। पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सैम्पलिंग मेथड को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स कि जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है उसमें से जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो सबकी प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की, उसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं हम, कि हर किसी को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का ना। जब आप कोई पॉपुलेशन पे रिसर्च करोगे तो पूरी होल पॉपुलेशन पे तो आप रिसर्च नहीं कर सकते हो, उसमें से हम एक सैंपल निकालते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं सैंपल को। तो जिसमें सबकी इक्वल चांस होते हैं, हम किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी होगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और जहाँ पे सबके इक्वल चांस नहीं होते हैं, हम किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, हमें कोई स्पेसिफाइड पॉपुलेशन से निकालना है, तो वहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पूछा है, पर जरूरी नहीं है कि यही पूछे, नॉन प्रोबेबिलिटी से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स बनते हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों पता होना चाहिए कि दोनों में सैम्पलिंग है क्या, क्या डिफरेंस है दोनों में, और सबके टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसका दूसरा नेम क्या हो गया, रैंडम सैम्पलिंग। इसमें होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जैसे कि आपने एक, जैसे आप लॉटरी मेथड से निकालते हो, कोई भी आपने एक बाउल ले लिया, उसमें आपने चिट्स डाल ली, ठीक है, बोल में आपने चिट्स डाल दी और रैंडमली आपने जितने आपको सेलेक्ट करने उतने अपने नंबर्स में चिट्स निकाल ली। तो ये हो गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। फिर एक होता है सिस्टमैटिक। आपने जैसे फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले होते हैं, अभी हम डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी पूरी फुल। तो सिस्टमैटिक से आपने कोई नंबर चूज किया, nth नंबर, सपोज हमने 10th नंबर चूज किया, ठीक है, तो हर 10वें बच्चे को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो एक सिस्टमैटिक हो गया। फिर स्ट्रेटिफाइड हो गया, हम स्ट्रेटा बनाते हैं, जैसे हमें मेल फीमेल चाहिए, कोई पर्टिकुलर ग्रुप चाहिए, तो हम लार्ज पॉपुलेशन को डिवाइड करते करते अपना स्ट्रेटा सेलेक्ट करते हैं। फिर क्लस्टर और एरिया, कभी कभी अलग भी लिखा रहता है और एक साथ भी लिखा रहता है। किसी आपको पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पे रिसर्च करनी है तो वो क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग हो गया। फिर मल्टी स्टेज या मल्टी फेज सैम्पलिंग एक हो गया। अब आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में हो गया जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस, कोटा, पैनल एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। अगर आप पूरा फुल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको पूरा ये फुल डिटेल में कवर करूंगी। बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एक। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन सी अभी हमने पढ़ा। क्लस्टर अभी हमने पढ़ा था, क्योटा हमने किसने पढ़ा था, नॉन प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था। मल्टी फेज, यहाँ पे आपका मल्टी स्टेज लिखा है, मल्टी फेज या मल्टी स्टेज, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हो गया। देन हमने स्ट्रेटिफाइड पढ़ा था, तो ए, सी एंड डी, ठीक है। क्योटा और स्नोबॉल आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होता है। सो आंसर आपका क्या हो गया, ए सी डी, 1 इज करेक्ट। क्लियर। अब जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से हिंदी में इसके नाम देख सकते हैं, पर कोशिश करिए कि आप इसको इंग्लिश में ही पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी में ये बहुत टफ है नेम आपको लर्न करने में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको केमिकल कंपाउंड दिया, उसका पर्पस दिया है किस लिए वो यूज होते हैं, तो ये आपको मैच करना है। तो सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट, जिलेटिन एंड बेंजोइक एसिड। सोडियम नाइट्राइट आपका क्या है, क्योरिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ये भी एक प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज होता है, एज अ क्योरिंग एजेंट यूज होता है। इसको आप मीट वगैरह में यूज करते हो, उसमें से क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू उसमें से वाटर लीच आउट हो जाता है, तो एक क्योरिंग एजेंट के जैसे यूज होता है। फिर कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट आपका एंटी केकिंग एजेंट होता है, ठीक है। एंटी केकिंग एजेंट क्या है, any substance added to another product to prevent it from forming lumps। मतलब वो सब्सटेंस हो गया जो कि हम किसी भी दूसरे हम प्रोडक्ट में उसको ऐड करते हैं टू प्रिवेंट इट फॉर्म लम्प्स, तो लम्प्स बनने से ये बचाता है।
तो कैल्शियम सिलिकेट आपका हो गया क्यों एंटी केकिंग एजेंट। देन जिलेटिन, ये आपको पता ही है थिकनर्स है, सी का आपका फर्स्ट। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो सी का फर्स्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको सारे नहीं भी आ रहे हैं तो आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हैं। जिलेटिन सभी को पता है, तो एकदम ईजी है कि थिकनर्स, एज अ थिकनर्स यूज करते हैं हम। देन आपका लास्ट बच्चा बेंजोइक एसिड, तो ये एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, ये जेली में यूज होता है, फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस में यूज होता है। ठीक है, तो आप इतने चारों के चारों आपको पता होने चाहिए। अब एग्जाम में यहाँ से नेक्स्ट टाइम कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चारों तो आपको मिस ही नहीं करने हैं। सोडियम नाइट्राइट हो गया क्योरिंग, कैल्शियम सिलिकेट एंटी केकिंग, जिलेटिन थिकनेस एंड बेंजोइक एसिड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, यहाँ से आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे पैरामीटर्स दिए हैं, न्यूट्रिशन स्टेटस दिया हुआ है कि अंडरवेट का, स्टंटिंग का, सीवियर वास्टिंग, मॉडरेट वास्टिंग का क्या है। तो थोड़ा सा ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आपके लिए नोट डाउन ऐसे कर दिया है। वेट ऑफ, अब आपको ऐसे देखना है, वेट ऑफ हाइट और वेट फॉर एज और वेट फॉर हाइट फॉर एज, यहाँ पे 3 चीज की बात करी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ये वेट फॉर हाइट लेस देन -3 SD और -2 SD। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं अंडरवेट, स्टंटिंग, सीवियर वास्टिंग और मॉडरेट वास्टिंग। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि दो जब आपको एकदम सेम दिख रहे हैं, सिर्फ इस वैल्यू का डिफरेंस है, तो मीन्स ये दोनों सेम ही होंगे इसमें से। तो सीवियर वास्टिंग ज़्यादा वाला होगा और मॉडरेट कम वाला होगा, तो वहाँ से आप इसको कैच कर सकते हैं। और वेट फॉर एज ना, एज के अकॉर्डिंग अगर वेट हम देख रहे हैं तो वो अंडर वेट में आएगा, और हाइट अगर हम देख रहे हैं एज के अकॉर्डिंग तो वो स्टंटिंग में आएगा। तो ये पैरामीटर है, वेट फॉर हाइट लेस देन -3 SD ऑफ WHO स्टैंडर्ड फॉर 3 years ऑफ एज। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 years ऑफ एज। तो उसके लिए सीवियर वास्टिंग हो गया, वेट फॉर हाइट लेस देन -2 SD ये मॉडरेट वास्टिंग हो गया, और वेट फॉर एज, ये वेट फॉर हाइट की बात होती है, एज के अकॉर्डिंग वेट हम देख रहे हैं तो अंडर वेट हो गया। और अगर हम वेट देख रहे हैं एज के अकॉर्डिंग तो वो क्या हो गया, स्टंटिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आपके ऐसे ही सब रिपीट होते हैं, प्रीवियस पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो अब इसको आप देखेंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, वेट फॉर हाइट लेस देन -3 SD, ये क्या अभी हमने आपको बताया, सीवियर वास्टिंग। ठीक है, वेट फॉर हाइट -2 SD क्या हो गया, ये आपका मॉडरेट वास्टिंग। फिर वेट फॉर एज ये हो गया अंडर वेट, हाइट फॉर एज ये हो गया आपका स्टंटिंग। हाइट की बात हो रही है तो बी का सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो बी का सेकेंड, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका सेकेंड इज करेक्ट। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये PDF आपको फाइल NTA की साइट पर पूरे पेपर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ से इसकी इस तरह की वीडियो बना दूंगी कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अब आप यहाँ पे आपको नंबरिंग सिस्टम दिया, उसका यूनिट दिया है। ठीक है, जब हम यार्न पढ़ते हैं, ठीक है, यार्न नंबरिंग, यार्न मीन्स क्या हो गया, कोई भी आपका थ्रेड हो गया ना, फाइबर से आप थ्रेड बनाते हो उसको हम यार्न बोलते हैं। अब अगर आप मार्केट में परचेज करने जा रहे हो तो यार्न किसी नंबर से ही मिलेगा। कोई भी धागा खरीदने जाओगे तो आपको मोटा चाहिए, पतला चाहिए, तो उसका एक पर्टिकुलर नंबर होगा। जब आप बल्क में कोई गारमेंट इंडस्ट्री में बात कर रहे हो, वो गारमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए उनको यार्न चाहिए, वो आपको वेब में लगाओगे तभी आप कपड़ा बना पाओगे। तो वो ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर कैसे होगा, अगर हमें अमेरिका में ऑर्डर करना है, लंदन में ऑर्डर करना है तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे, तो कोई हम उसे नंबर बताएंगे ना, इस नंबर का हमें चाहिए यार्न। तो उसमें 2 नंबरिंग सिस्टम होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है, वेट ऑफ अ नोन लेंथ ऑफ यार्न, आपकी यहाँ पे लेंथ आपकी फिक्स है। ठीक है, आपकी लेंथ फिक्स है, हम यहाँ पे वेट को इंक्रीज करते जाते हैं, तो इसको डायरेक्ट नंबरिंग सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा आपका यार्न इसमें थिक होता जाएगा।
ये अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आपका वेट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे आप लेंथ इंक्रीज करते जाते हो, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा तो आपका वो फाइंड होता जाएगा। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नंबर सिस्टम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप बोलेंगे सारे तो मैम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, पर रियली अभी तक जितने भी टॉपिक आए हैं सब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको क्लियर हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट? नहीं हुआ तो आप बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। हम लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं, अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर अब हम लेंथ फिक्स करेंगे तो वो भी अलग अलग लेंथ हो गई ना, कि हम 1000 मीटर फिक्स कर रहे हैं, 9000 मीटर फिक्स कर रहे हैं ना, 10000 मीटर फिक्स कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वेट इन ग्राम्स, और यहाँ पे क्या है, इन्होंने लेंथ फिक्स करी, सब में लेंथ फिक्स करी हुई है, वेट पूछा है। मीन्स ये कौन सा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है? डायरेक्ट नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है। अब क्या आपसे पूछा है डेनियर। डेनियर क्या हो गया, जब हम लेंथ फिक्स करते हैं 900 मीटर, सॉरी 9000 मीटर हमने लेंथ फिक्स करी, उसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम्स आपके लगे हैं, मतलब आपके 9000 मीटर यार्न बनाने में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स आपका मटेरियल यूज हुआ है। क्लियर? तो वो आपका डेनियर हो गया। टेक्स का सेम, 1000 मीटर में आपका कितने नंबर ऑफ ग्राम्स मटेरियल लगा है। फिर डी टेक्स हो गया आपका डेसी टेक्स, डेसी टेक्स, डी टेक्स, तो इसमें क्या आपका लगा है 10,000 मीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स लगे हैं। लाइक आपका मिली टेक्स हो गया 1000 मीटर्स में कितने मिलीग्राम लगे हैं, एंड किलो टेक्स 1000 मीटर में कितने किलोग्राम लगे हैं। बस आपको डेसी टेक्स जो है इसमें आपको 10,000 मीटर है। अब आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, डेनियर 9000, डेनियर आपको एकदम याद ही रहेगा 9000, तो ए का सेकंड इन दोनों में है। फिर टेक्स का हमने क्या किया था 1000 में, तो आपका बी का थर्ड ना, ए का सेकंड बी का थर्ड, यहाँ से आपने कैच कर लिया, थर्ड ऑप्शन सही है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे टॉपिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ये भी आपका टेक्सटाइल का ही क्वेश्चन है, गारमेंट्स कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स दी है और उसको डिस्क्रिप्शन दिया है, गॉजेट, गजेट, पेप्लम, गोर्स। तो ये क्या होता है, ये भी आपका सेम क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन तो आपको मस्ट एकदम सॉल्व करने ही करनी है। गॉजेट क्या होता है, ये गॉजेट होता है जो हम हेम लाइन में, हेम लाइन ये हो गई नीचे आपका, इसमें जब अगर हम कोई ट्राइंगुलर पीस अटैच करते हैं तो ये आपका गॉजेट हो गया। गजेट हो गया ट्राइंगुलर पीस आपने से स्लीव्स में अटैच कर लिया ना, जैसे पैंट में, सलवार में होता है, बॉटम में हम ऐड करते हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ वीकर एरिया जो आपको ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे आप हाथ उठाओगे तो ये फटने का रहता है ना, इसलिए हम यहाँ पे ट्राइंगुलर पीस ऐड करते हैं, तो इसको बोलते हैं गजेट। तो गॉजेट आपको समझ में आ गया, गजेट समझ में आ गया। पेप्लम, पेप्लम क्या हो गया, शॉर्ट फ्लेयर अटैच टू द वेस्ट ऑफ अ गारमेंट, यानी ड्रेस चले ना पेप्लम वाले, तो इसको पेप्लम बोलते हैं। देन गोड्स, पैनल्स इन अ गारमेंट, जैसे 4 कली का 6 कली का होता है ना लहंगा, ड्रेस, आपके सूट्स, पेटीकोट्स, तो ये आपका गोड्स हो गया। तो अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, गॉजेट, गजेट, पेप्लम, गोड्स। गॉजेट अभी क्या बताया, ट्राइंगुलर पीस अटैच्ड एट द हेमलाइन ना, ए का 3, गजेट पीस अटैच्ड एट स्लीव्स, बी का 4 ना, ए का 3 बी का 4, ये से आपको फर्स्ट समझ में आ गया। फिर पेप्लम ना, शॉर्ट फ्लेयर अटैच टू द वेस्ट ऑफ द गारमेंट, गोड्स, पैनल्स इन अ गारमेंट। तो सेम क्वेश्चन ये आपका 5 to 6 टाइम्स रिपीट हो चुका है, एकदम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जब हम भी एग्जाम देते तब से ये क्वेश्चन चला आ रहा है। देन ये आपका आ गया फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस आपका एनटीए की साइट्स के अकॉर्डिंग ही है, वहां से क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके क्वेश्चन के सीक्वेंस है। इनडोर क्लाइमेट कंडीशन और उसका रेंज दिया हुआ है, कंफर्ट जोन स्पेसिफिकेशन। तो एयर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस पे
रेट ऑफ एयर मूवमेंट, रेडिएंट टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी इन परसेंट। तो इन सब में अगर आप देखिए तो ह्यूमिडिटी आपको समझ में आ रहा होगा, परसेंट में है तो ये 70 ह्यूमिडिटी इतना होती है, ठीक है। तो डी का फर्स्ट इसमें और इसमें है। देन टेम्परेचर के दो दिए हुए हैं ये ना, तो आपका एयर टेम्परेचर आपका ये हो गया 15.6 से 20 और रेडिएंट टेम्परेचर आपका हो गया 16.7 से 20, क्योंकि आपका रेडिएंट टेम्परेचर स्लाइटली हायर होता है देन आपका एयर टेम्परेचर से। रेडिएंट टेम्परेचर बॉडी से जो कांटेक्ट में रिलीज हो रहा है तो वो आपका स्लाइटली हायर होता है देन आपका जो आपका ये एयर टेम्परेचर है। क्लियर। फिर आपका लास्ट ये बचा रेट ऑफ एयर, तो आपका ये हो गया 0.15। सो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी का, बी का थर्ड इसमें है, ए का सेकंड, तो ये ऑप्शन आ रहा है थर्ड। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये सब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस आपके लॉजिक बेस पर भी सॉल्व होते हैं, 5 to 10% क्वेश्चन लॉजिक बेस पर भी होते हैं। अब रियलिटी इन सीक्वेंस, ये पैरामीटर्स ऑफ प्लानिंग के पैरामीटर्स दिए हैं। रियलिटी इन सीक्वेंस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्सिटी इन सीक्वेंस, क्लैरिटी इन सीक्वेंस। तो अगर हम रियलिटी की बात करेंगे, ठीक है, अब पहले देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ना। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम किसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं तो एक उसको रेंज प्रोवाइड करेंगे ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इतने इतने रेंज तक में आपका काम हो सकता है। तो रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्डर ऑफ टास्क, तो बी का आपका फर्स्ट ना, तो बी का फर्स्ट आपका सिर्फ इसी ऑप्शन में है, थर्ड इज करेक्ट। अब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर रियलिटी की बात करोगे तो फिजिबिलिटी ऑफ ऑर्डर विद इन और अमंग टास्क ना, फिजिबल जो रियलिटी होगी तो जो फिजिबल होगा वैसे ही काम होगा आपका। देन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे अगर आप, तो डिग्री ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन एंड टास्क, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्लैरिटी बात करेंगे तो क्लैरिटी कहाँ से होगी, कोई स्पेसिफिक चीज़ जब होगी, स्पेसिफिक ऑर्डर ना, तो वो क्लैरिटी होगी। थोड़ा सा ये लॉजिक बेस्ड पे क्वेश्चन है, इसमें एज कुछ नहीं है। ये हिंदी में है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डोमेन दिया है और उसके सब डोमेन्स दिए हैं। ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का हो गया। तो आपके डेवलपमेंट के डोमेन्स कौन कौन से हो गए, फिजिकल डोमेन हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है। लैंग्वेज आपका कॉग्निटिव में ही आ जाएगा, मोरल डोमेन हो गया, ठीक है। तो फिजिकल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन डेवलप होगा। कॉग्निटिव से आपकी क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। देन आपका इमोशनल है तो ऑनेस्टी उसका सब डोमेन हो गया। और सोशल है तो किससे कितना अटैच हो, सोशल का अटैचमेंट ही होगा, आप कितने सोशल हो, कितना आप लोगों से अटैच हो। तो डी का सेकंड, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, डी का सेकंड, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हिंदी में भी वही दिया है, शारीरिक मस्तिष्क, संज्ञानात्मक सृजनात्मकता, भावात्मक गुण, ईमानदारी, सामाजिक लगाव। और यहाँ से आपको कोड्स मिलेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोडिंग हमने एक ही लिखी हुई है, क्योंकि वो रिपीट करने से स्लाइड में आता नहीं फिर। अब ये भी आपको पूछा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट का प्याजे की थ्योरी से, ठीक है। तो पहले हम प्याजे की थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है जीन प्याजे ने। इनकी थ्योरी क्या है, इनकी थ्योरी के 4 स्टेप्स हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंप्लीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, SPCF ना। अब आप लर्न कैसे करोगे, ये आपको सीक्वेंस लगाने के लिए भी आता है कई बार, कौन सी फर्स्ट नंबर पे है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो SPCF, सम पीपल कांट फोकस, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कंक्रीट और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये आप निमोनिक कैसे लर्न कर सकते हो, सम पीपल कांट फोकस। अब इसका एज ग्रुप भी कई बार आपको मैच करने के लिए आता है। अब आप पढ़ रहे हो एक क्वेश्चन पर, मैंने आपके यहाँ से कवर करे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, किस किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। जीन प्याजे भी अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर इन स्टेजेस के सब स्टेजेस भी हैं, सेंसरी मोटर में सब स्टेजेस भी हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है सब पूरी सब स्टेजेस, तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वो भी क्लास लूँगी। बट आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को,
व्यूज तो हैं बट सब्सक्रिप्शन उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब भी करिए। फिर सेंसरी मोटर, तो सेंसरी मोटर की एज क्या है लिमिट, 0 to 2 years। इसका 2 to 7, 7 to 11 और 11+। ये हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये आपको एज ग्रुप भी मैच करने के लिए आता है, 0 to 2 to 7, 7 to 11 और 11+। अब इनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेंसरी मोटर में थ्रू सेंसेस बच्चा सीखता है, सेंसेस के थ्रू, और इसमें लास्ट तक जाते जाते ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, तो फिर बस वीडियो बहुत बड़ी होती जाएगी, वरना फिर मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या हो गया, अब बच्चे के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके उसकी इमेज बनने लगी, जब आप उसके सामने से वो चीज़ हटा देंगे तो भी बच्चा उसको समझने लग गया है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। सिम्बॉलिक थॉट डेवलप, सिम्बल्स को समझने लग जाता है। प्री ऑपरेशनल से उसको रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, वो सारी ट्रैफिक लाइट्स, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट समझ में आने लग जाती हैं। फिर यहाँ पे लॉजिकल थॉट डेवलप हो जाती है कंक्रीट में। ठीक है, इंडक्टिव थॉट डेवलप हो जाती है। इंडक्टिव मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल। देन फॉर्मल ऑपरेशन होते होते यहाँ पे इसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग हो जाती है, साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप हो जाती है। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेंसरी मोटर, अभी हमने बताया ना बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, तो एक्सप्लोरेशन थ्रू सेंसेस। फिर प्री ऑपरेशनल में क्या है, सिम्बॉलिक थॉट, सिम्बॉलिक फंक्शन हो गया। कंक्रीट में क्या हो गया, लॉजिक, और फॉर्मल में क्या हो गया, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। ठीक है, तो ए का क्या था आपका 4, ए का 4 इन दोनों में है, प्री ऑपरेशनल बी का फर्स्ट इसमें, तो सेकंड आपका करेक्ट। क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन के संग आपके 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मत आप समझ के चलिए कि यहाँ से आपकी तैयारी क्वेश्चन से भी नहीं होती है, क्वेश्चन के थ्रू भी आप तैयारी अपने कर सकते हो। ठीक है, पर ये है कि जो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको पूरा का पूरा कंप्लीट उसकी स्टडी कर लो। क्लियर। यहाँ से हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं। देन टीचिंग मेथड और आपका सिचुएशन इसका दिया हुआ है, लेक्चरिंग, प्रोजेक्ट मेथड, हेरिस्टिक मेथड और प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग हम लास्ट क्लास में भी कोई क्वेश्चन था, वहां पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हिंदी में आपका हो गया क्वेश्चन। प्रोग्राम लर्निंग हम लास्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं ना। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि मतलब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना के इंडिविजुअल स्टडी इसमें होती है, स्टूडेंट अपनी पेस से अपने अकॉर्डिंग फीडबैक उसको मिलता रहता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है और उसका सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाता है। और ह्यूरिस्टिक मॉडल जो मेथड है ये दिया था हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ये भी पूछ सकता है आपसे। मतलब इस मेथड में क्या सेल्फ डिस्कवरी अप्रोच है, मतलब खुद से बच्चा डिस्कवरी करके खुद से सोचे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को ये फोकस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो अब आप समझ जाएंगे लेक्चर मेथड क्या हो गया, वर्किंग इन ग्रुप। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक, ये अभी हमने किस में बात करी है, प्रोग्राम लर्निंग में, स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक ना। तो डी का आपका क्या हो गया, सेकंड, तो यहाँ से भी आपको सीधे सीधे मिल रहा है क्वेश्चन ना। लेक्चर मेथड क्या होगा, इकोनॉमिकल एंड टाइम सेव, लेक्चर आप किसी को दे रहे हो तो ये आपका टाइम भी सेव कर, इकोनॉमिकल हो गया। प्रोजेक्ट मेथड क्या हो गया, आप ग्रुप में काम, प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ग्रुप में काम करोगे, वर्किंग। ह्यूरिस्टिक क्या हो गया, अभी हमने पढ़ा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये वाला 4th हो गया। क्लियर। प्रोग्राम लर्निंग, स्मॉल स्टेप्स विद फीडबैक, छोटे छोटे हम इसमें फ्रेम बनाते हैं, उसके थ्रू बच्चा सीखता है। प्रोग्राम लर्निंग के 2 क्वेश्चन इस पेपर में मुझे दिखे, इसलिए मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो मैंने लास्ट क्लास में उसको आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया, वहाँ से आप वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। देन आपको ऑडियो विजुअल एड्स है, उसका क्लासिफिकेशन, तो आपके कुछ एड्स क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं, उसमें प्रोजेक्टेड इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, और कुछ नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं। तो वीडियो आपका कैसा है, प्रोजेक्टेड है ना, वीडियो में आपका ऑडियो भी आता है, विजुअल भी आता है, तो वीडियो
प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड हो गया ना, ए का 2 यही से आपको कैच हो गया। स्लाइड आपका प्रोजेक्टेड सिर्फ विजुअल होता है। चार्ट आपका क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल। और टेप ऑडियो होता है ना। तो डी का फर्स्ट, अगर आपको नहीं समझ तो भी आप कर सकते हो। टेप रिकॉर्डर तो आपको पता ही है ना, ऑडियो है। तो बस ये भी आपका यहाँ से भी सॉल्व हो रहा है, डी का फर्स्ट। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। हिंदी में भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब ये आपका स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब टेस्ट दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट, ठीक है। जेड टेस्ट क्या हो गया, used for judging the significance of several statistical measures, particularly mean। इसका ए का क्या हो गया आपका 3, ठीक है। फिर टी टेस्ट क्या हो गया, टी टेस्ट तो आपको पता ही होगा, टी टेस्ट तो हमारा हर बार हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। टी टेस्ट क्या करता है, यूज्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल। दो सैंपल के बीच में आप मीन्स देखते हो, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें और ए का थर्ड। तो इतना क्लियर हो गया। अब आपको इन दोनों में चूज करना है। तो आपका काई स्क्वायर टेस्ट क्या कर रहा है, used for comparing a sample variance of a theoretical population variance। F टेस्ट क्या कर रहा है, used for comparing variance of two independent samples। अब ये लेक्चर खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ से आपको क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके पर्टिकुलर अलग अलग क्लास लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो अगर टाइम मिलता है तो वो हम आपकी क्लास लेके वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट, हिंदी में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, सेम रिपीटेड है। ये भी क्वेश्चन मतलब हर ईयर आते ही आता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के डिजीज होती है, तो उसके स्टेजेस हैं, ठीक है, अर्लियर टू लेटर स्टेज के। तो ये हिंदी में भी दिया हुआ है। पहले क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, फिर कंजक्टिवाइटल जीरोसिस, बिटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, फिर केरेटोमेलेशिया, कॉर्नियल स्कैर्स और थैल्मिकस, ठीक है। यहाँ पे इसके साइंस भी दिए हुए हैं, तो ये भी कई बार आपको मैच करने के लिए पूछता है। इसका XN है, X1A2, X2, तो ये भी साइंस में पूछता है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, इसको भी आप पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। पहले नंबर पे नाइट ब्लाइंडनेस होगा, फिर आपका होगा नाइट ब्लाइंडनेस के बाद कंजक्टिवाइटल जीरोसिस, फिर बिटॉट स्पॉट, फिर कॉर्नियल जीरोसिस, देन आपका क्या हो गया, केराटोमेलेशिया सबसे लास्ट में होता है। सबसे पहला आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, सबसे लास्ट में केराटोमेलेशिया होता है। तो इतना एकदम लर्न कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे नाइट ब्लाइंडनेस से शुरू होता है, लास्ट में केराटोमेलेशिया जाता है। तो फर्स्ट आपका नाइट ब्लाइंडनेस इसमें है और केराटोमेलेशिया आपका इसमें है, ठीक है। बट अगर ये ऑप्शन आते हैं केराटोमेलेशिया के बाद के स्टेज के, कॉर्नियल स्कार, तब आप इसको लगाएंगे कॉर्नियल स्कार। तो इससे अच्छा आप इस सीक्वेंस को लर्न कर लीजिए। नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टिवाइटल जीरोसिस, बिटॉट स्पॉट ना, कंजक्टिवाइटल जो आपको वाइट पोर्शन आईज में दिखता है वो कंजक्टिवाइटल जीरोसिस हो गया, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। फिर बिटॉट स्पॉट्स, कंजक्टिवाइटा में आपकी क्या है, ब्लैक दिखने लगता है। फिर कॉर्निया में आपके जब होता है इन्फ्लेमेशन, तो वो कॉर्नियल जीरोसिस हो गया। फिर केराटोमेलेशिया में और लेवल बढ़ जाता है, देन कॉर्नियल स्कैर होने लगता है, और लास्ट में फंडस जीरोफ्थैल्मिकस, ठीक है। तो मोस्टली ये ज़्यादा पूछता है केराटोमेलेशिया, और कभी कभी कॉर्नियल स्कार तक भी पूछा हुआ है। तो आप इस पूरी टेबल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये सिंबल्स भी आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74, अब यहाँ पे आपसे माइक्रोबियल ग्रोथ का कर्व पूछा हुआ है, उसको आपको स्टेजेस वाइज लगाना है। अब ये हिंदी में हो गया, पहले हम देख लेते हैं। ये आपका ग्रोथ कर्व है, बैक्टीरिया का, माइक्रोब्स का ग्रोथ कर्व है। सबसे पहले क्या होता है, लैग फेज, फिर आपका ये होता है लॉग फेज,
ठीक है, लैग, लॉग, फिर स्टेशनरी फेज होता है और फिर डिक्लाइन या डेथ फेज हो गया। अब लैग और लॉग के बीच में आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज हो गया, और यहाँ पे क्योंकि नीचे जा रहा है हल्का सा, मतलब अब स्ट्रेट हो रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज इसको बोल देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो लैग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लॉग फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। लैग फेज में बैक्टीरिया क्या होते हैं, नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं करते, वो अपने को स्टेबल कर रहे होते हैं। लॉग फेज में सबसे ज़्यादा नंबर्स इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे आपके यूनिफॉर्म रहता है, कोई चेंजेस, यहाँ पे डिक्लाइन होने लगता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपकी क्या हो गया, लैग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर लॉग फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन, देन स्टेशनरी फेज। डेक्लाइन वाला इसमें नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इतनी फेज, अब जरूरी नहीं कि आपको सारी की सारी वो फेज देना, उसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 फेजेस यहाँ पे पूछा हुआ है। हो सकता है लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेक्लाइन या डेथ ऐसे करके पूछ लिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन ना दे। तो सबसे पहले आपकी लैग फेज से स्टार्ट होगा, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, लैग फेज में बैक्टीरिया के नंबर्स नहीं बढ़ते, सिर्फ वो अपने को स्टेबल कर रहे होते हैं। लॉग फेज में ज़्यादा बढ़ते हैं, स्टेशनरी में आपके इक्वल रहेंगे और डेक्लाइन में कम होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कलमकारी के स्टेजेस के सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा है। कलमकारी क्या हो गया, ये आपका एक ट्रेडिशनल वर्क हो गया। ठीक है, ये सीक्वेंस आपके हैं। अब एग्जाम में आपसे एकदम सेम सीक्वेंस नहीं देगा, वो कुछ इधर उधर करके चेंज कर देगा, पर बेसिक अगर आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले काउ डंग में इसको किया डिप, फिर वॉश किया, फिर माइरोबायलम, काउ डंग का ट्रीटमेंट दिया, फिर माइरोबायलम का ट्रीटमेंट दिया, एक फ्रूट का होता है मटीरियल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कलर्स दिए उसको, उसके बाद हमने कलर्स ट्रीटमेंट करे, देन हमने इसको एलम ट्रीटमेंट किया और फिर बाद में डाइंग किया। तो अब सीक्वेंस आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, काउ डंग में किया था, तो काउ डंग वाला आपका क्या हो गया, सबसे पहले ए नंबर। उसके बाद क्या है, द आयरन स्मिथ सॉल्यूशन इज फिल्ड विद सॉलिड क्ले मॉडरेटिंग बाय अप्लाइंग एलएम सॉल्यूशन, एलएम आपका बाद में था ना। All the portion are not blue covered with wax, and after wax is removed by boiling the cloth in water. The cloth is treated in myrobalan solution. तो यहाँ पे काउडंग के बाद आपने माइरोबालम ट्रीटमेंट दिया था, तो काउडंग आपका हो गया, देन माइरोबालम, ए के बाद ई, ए के बाद ई आपका इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आपको पता है कि हमने काउडंग से ट्रीटमेंट दिया, फिर माइरोबालम दिया, देन हमने कलर यहाँ पे किया हुआ है कुछ, फिर हमने यहाँ पे एलम ट्रीटमेंट दिया, देन हम डाइंग कर रहे हैं, तो आप कर ले जाएंगे काउ डंग, माइरोबायलम। अब यहाँ पे इन्होंने कलर के लिए ये किया है, आयरन एसीटेट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, देन आप क्या कर रहे हो, एलम ट्रीटमेंट दिया, और फिर हम ब्लू कलर जहाँ जहाँ नहीं चाहिए वहाँ हम वैक्स लगा के फिर हम उसको कलरिंग कर दे रहे हैं। क्लियर, तो ये अगर आपने ये स्टेप्स पढ़ लिए तो आप अपना कर ले, पूरा आपको एकदम नहीं रटना है। काउ डंग, माइरोबायलम, फिर आपने कलरिंग कुछ मटेरियल यूज़ किया, देन एलम ट्रीटमेंट दिया, फिर आपने डाइंग किया, फैब्रिक डाइंग। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि ऐसे तो लाइव क्लासेस रहे तो फिर भी समझ में आता है, रिकॉर्डेड क्लासेस में ये चीज़ नहीं समझ में आती कि जो व्यूअर्स हैं उनको कैसा समझ में आ रहा है। तो आप प्लीज़ अपने फीडबैक मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है ना, तो फिर मेरे को भी लगेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फाइबर्स in order of their strength from higher to lower। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की बेस में इसको लगाते हैं, इसको टेनेसिटी भी बोलते हैं। आपका सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लैक्स की होती है, लिनन की, फिर कॉटन की, फिर एक्रेलिक की, फिर वूल की, फिर एसीटेट की। इसके अकॉर्डिंग आपका ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये आपको कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फोर्थ ना, फ्लैक्स, कॉटन, एक्रेलिक, वूल, देन एसीटेट। सबसे कम आपकी एसीटेट की है। ठीक है, हिंदी में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट, आई थिंक ये वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना?
हाफ एन आवर की तो वीडियो हो चुकी है, अभी अपने 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए हैं, है ना? तो स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी। 77 नहीं, आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? हाँ 17 हो चुके हैं, ठीक है, थोड़े से बचे हैं। हमने 60 से स्टार्ट किया था ना, अभी हमने क्या किया है? हाँ, ये वाला 76 क्लियर, ये हिंदी में है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देन 77, अरेंज द स्टेजेस ऑफ वर्क कर्व इन सीक्वेंस। अब आपने वर्क कर्व पढ़ा होगा वर्क सिंप्लीफिकेशन में ना, तो उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें से क्या होगा? प्लेटो ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन, वार्मिंग अप, रेस्ट पीरियड, पीक, लोअर डिक्लाइन इन आउटपुट। सबसे पहले आप क्या करते हो? आप कोई भी काम करते हो तो वार्म करते हो, वार्मिंग अप ना, तो सबसे पहले आपका बी हो गया, बी इसमें तीनों में दिया हुआ है। उसके बाद क्या हो गया? फिर आपका प्लेटो ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन, ज़्यादा काम आप कर रहे हो, फिर क्या हो जाएगा? जब ज़्यादा कर लोगे तो डिक्लाइन होने लगा आउटपुट में, फिर आपने रेस्ट लिया। देन आपका एक टाइम होता है सबसे ज़्यादा पीक का टाइम होता है आपका ना, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये कर्व ऊपर नीचे आपका वर्क कर्व होता रहता है। तो आपका वार्मिंग अप किया, फिर आपका प्लेटो ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोडक्शन हो गया, फिर उसमें डेक्लाइन होने लगा, फिर आपने रेस्ट पीरियड लिया, देन आपका पीक लोड स्टार्ट हो गया, रेस्ट के बाद आपका पीक लोड स्टार्ट हो गया। तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया वर्क अप का, ठीक है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेंज द स्टेप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस इन सीक्वेंस। अब एंटरप्रेन्योर हर जगह आजकल यही छाया हुआ है ना, पूरा जो शार्क टैंक और ये सब चला है, तो एंटरप्रेन्योर हर जगह छाया हुआ है आपका। अब इसके क्या सीक्वेंस है? अब आपको कोई नया एंटरप्रेन्योर अपना करना है, कोई नया आपको स्टैब्लिश करना है, तो सबसे पहले आपको कोई आइडिया आना चाहिए ना उसके लिए। तो आप क्या करते हो? ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हो उसके लिए ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कर रहे हो, मतलब नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो फिर आइडिया जनरेट होगा उससे। जब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया उससे आइडिया जनरेट होगा, फिर आप अपने उसको इवेलुएट करोगे सारे, उसमें से उसके बाद फिर आप जब आपने इवेलुएट कर लिया, फिर आप अपनी इस्टेब्लिश करोगे ना, अपनी कंपनी बनाया, कुछ भी आपने इस्टेब्लिशमेंट अपना किया, उसके बाद देन आपकी ग्रोथ होगी उसमें। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। पहले सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, फिर आइडिया जनरेट हुआ, फिर आपने उसको इवेलुएट करके अपना इस्टेब्लिशमेंट रन किया, देन उसमें ग्रोथ होगी। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग, देन आपका आइडिया जनरेशन, देन इवेलुएट करोगे, कंपनी रन करोगे, देन ग्रोथ होगी। तो ये आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन। तो सबसे एकदम ही आज का हलवा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता ही है प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट होता है, देन इन्फेंसी आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलसेंस आएगा, देन आपका एडल्टहुड आएगा, एडल्टहुड इसमें दिया नहीं है, फिर सेनेसेंस या ओल्ड एज हो, इसी को ओल्ड एज बोलते हैं। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो यहाँ से भी देख सकते हो। वृद्धावस्था सबसे लास्ट में ही होगा, वैसे भी बी सबसे लास्ट में इसी में जा रहा है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये आज का हलवा क्वेश्चन ऑफ द सेशन। देन ये क्वेश्चन आपका मतलब कि थ्योरी बेस है, तो ये आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ट्यूबुलर रॉस, 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रीफ, ठीक है? तो पहले हम इनका देख लेते हैं। ये एलिजाबेथ ट्यूबुलर रॉस ने इसको दिया था, ठीक है? इनकी एक बुक भी फेमस है, ऑन डेथ एंड डाइंग, 1969 में आई थी। इनकी इस थ्योरी में 5 स्टेजेस हैं कि जब कोई भी आपको कुछ भी अगर मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई कैजुअलिटी हो गई, आपका रिलेटिव नोन टू है, तो किस किस स्टेज से आप गुजरते हो उसमें। तो डिनाई करोगे ना, डेनियल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले उस चीज़ को आप डिनाई करोगे, फिर एंगर करोगे, गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ाहट होगी, फिर उसको कोप अप करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, लास्ट में एक्सेप्ट कर लोगे। तो उसको याद करने का एक निमोनिक क्या, डबडा, DABDA, DABDA, DA सेम हो गया, बी आपका बीच में हो गया। अब इस डी का कौन क्या मतलब है ना, क्योंकि 2 डी है, तो सबसे पहले डेनियल होगा, फिर बाद वाले में
डिप्रेशन होगा। और पहले आपका एंगर है और लास्ट में आप एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्टेंस सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो पहले ये होगा ए, फिर आपका क्या था एंगर ना, डी, ए के बाद डी आपका इसी में जा रहा है तो 4 इज करेक्ट। क्लियर? तो ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए इनकी। फाइव स्टेजेस ऑफ कोपिंग विद डेथ। क्लियर? तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन था। अब आपके नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपका ये पेपर फिनिश हो जाएगा, मतलब जो आपका होम साइंस वाला पार्ट है वो इस पेपर का फिनिश हो जाएगा। फर्स्ट पेपर आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो अगर आपके लिए ये सेशन बेनिफिशियल है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को देखिए तो आप सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिए और अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस भी दीजिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, क्या है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड डे।